हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डायनेमिक्स के कुछ टॉपिक करवाए थे और उससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल करवाया था। आज मैं उससे कुछ आगे करवाने जा रहा हूँ, लेकिन उन टॉपिक्स में भी कुछ टॉपिक बचे हुए थे। आज मैं उनको कंप्लीट करवा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक ये बचा हुआ था, टॉपिक है 9.9। 9.9 टॉपिक है जो इसमें पेंडिंग था। टॉपिक ये है टू डिटरमाइन द ऑर्बिट व्हेन द लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स इज़ गिवन। ऑर्बिट हमें फाइंड करना है जब सेंट्रल लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स हमें गिवन हो। और स्टेटमेंट इसकी ये है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज विच वेरियस इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू फाइंड द ऑर्बिट। या मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, a particle moves in a plane under a central force which varies inversely as square of the distance from the fixed point. To find the orbit, हमें ऑर्बिट फाइंड करना है। गिवन क्या है, जो सेंट्रल फोर्स है वो इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन्वर्सली है साथ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें गिवन है एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट विच इज़ म्यू बाई आर स्क्वायर। हमने पैडल फॉर्म पढ़ी थी, ध्यान होगा, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी बाई डी आर विच इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ। ये पढ़ा था हमने। ये क्या थी, कौन सी इक्वेशन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें काम करते हैं, कैपिटल एफ की वैल्यू को पुट कर देते हैं, एच स्क्वायर बाई पी क्यूब डी पी बाई डी आर विच इज़ इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट करें तो एच स्क्वायर बाई पी क्यूब डी पी विच इज़ इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस म्यू बाई आर प्लस में सी। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 म्यू बाई आर माइनस 2c टाइप का हो जाएगा, और इसको एक कॉमन कांस्टेंट ले लेते हैं विच इज़ c1। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर प्लस में c। ठीक है, तो ये ऑर्बिट होगा जिसके अंदर वो पार्टिकल मूव करेगा। ये टॉपिक है 9.9। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज इसी 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें देखना, उसमें भी ऑर्बिट फाइंड करने को ही कह रहा है, तो वो क्वेश्चन इसी टाइप के ही होंगे, स्टूडेंट को ट्राई करेंगे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद 9.2
9.10 टॉपिक एक और आएगा, 9.10 टॉपिक है, शो दैट द ऑर्बिट डिस्क्राइब अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स varies directly as the distance of an ellipse having its center at the center of force and conversely। मीनिंग ये कह रहे हैं जो भी ऑर्बिट डिस्क्राइब किया गया जिसके अंदर जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स थी वो प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस थी, तो हमें ये बताना है कि जो वो ऑर्बिट है वो एलिप्स होगा। ठीक है, वो ऑर्बिट कौन सा होगा, एलिप्स होगा। मतलब हमें ऑर्बिट फाइंड करना है और ऑर्बिट वो एलिप्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसे फाइंड करेंगे और इसकी हेल्प से, जिसके अंदर हमें गिवन है एफ प्रोपोर्शनल टू आर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो म्यू हो जाएगा। और जैसा कि पिछले टॉपिक में भी मैंने बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करवाई थी किसकी, सेंट्रल ऑर्बिट की, इन पैडल फॉर्म। ठीक है, पैडल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमें एलिप्स अगर फाइंड होगा तो वो भी पैडल फॉर्म में ही फाइंड होगा। ठीक है ना, dp/dr विच इज़ इक्वल टू कैपिटल F था। ठीक है, तो h² dp/dr विच इज़ इक्वल टू μr हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करें तो h² dp इज़ इक्वल टू μr dr। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी -h² विच इज़ इक्वल टू म्यू r² प्लस में c। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं h² इक्वल टू -μr² -2c, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख दें, सॉरी h²/p² था ये। ठीक है, h²/p² है ये वैल्यू। और देखो हम h² को, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, जो पैडल फॉर्म होती है ना एलिप्स की, वो कुछ ये होती है a²/b², a²b²/p² विच इज़ इक्वल टू a² + b² - r²। तो अगर हमें एग्जैक्टली ये इक्वेशन बनानी है तो इसके अंदर हमें कांस्टेंट को कुछ अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को बनाना है तो उसी हिसाब से जो ये h आप कांस्टेंट देख पा रहे हो, हमें इसी अकॉर्डिंग ये लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पैडल इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमें प्रूव करना है, h² को मैं ये लेट करूँगा a² b² म्यू की फॉर्म में। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हारे मैथ में भी इसी तरीके से वो लेकर चल रहा है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू r² - 2c, म्यू कॉमन आ जाए तो वैल्यू क्या बन जाएगी, a² b²/p² -r² - 2c/म्यू। ठीक है, इसको एक कॉमन कांस्टेंट का नेम दे देते हैं। वैल्यू क्या बन गई, a² b²/p² विच इज़ इक्वल टू c1 - r²। अब इस इक्वेशन में जो मैंने अभी क्रिएट की, इस इक्वेशन में और ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें एक बात का डिफरेंस है कि यहाँ पे c1 की जगह क्या आ जाए, a² + b² आ जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, c भी एक कांस्टेंट है, a² + b² भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन को एग्जैक्टली बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a² + b² - r² विच इज़ रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, हमें इसका कन्वर्सली भी करना है। कन्वर्सली में क्या करेंगे, इसको गिवन लेकर चलेंगे और प्रूव ये करेंगे कि सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, तो कन्वर्सली बता देते हैं इसको।
कन्वर्सली में इसको मैं अब गिवन लेकर चल रहा हूँ, ए स्केयर बी स्केयर अपॉन ए स्केयर बी स्केयर अपॉन पी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर। इसको मैं गिवन लेकर चलूँ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड, हम वैल्यू डी पी बाई डी आर की फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम सेंट्रल ऑर्बिट की पैडल फॉर्म में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 2a स्केयर बी स्केयर अपॉन पी क्यूब विच इज़ इक्वल सॉरी p का हो जाएगा डी पी बाई डी आर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस 2r, ठीक है। तो इसको डी पी बाई डी आर की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। डी पी बाई डी आर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या बनेगा, डी पी बाई डी आर बनेगा हमारे पास पी क्यूब अपॉन आर डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो ये डी पी बाई डी आर की वैल्यू मैं इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म, ठीक है, इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें वैल्यू क्या बनी, एच स्केयर अपॉन पी क्यूब डी पी बाई डी आर विच इज़ इक्वल टू एफ, ये पैडल फॉर्म है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, एच स्केयर अपॉन पी क्यूब आर डिवाइड बाई ए स्केयर बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ, ये कैंसिल हो गया। तो कैपिटल एफ हमारे पास क्या आ गया, एच स्केयर अपॉन ए स्केयर बी स्केयर इंटू में आर, ये पूरा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम एक अनदर कांस्टेंट का नेम दे देते हैं। तो ये कांस्टेंट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है एफ प्रोपोर्शनल टू आर हो, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये कन्वर्सली था, टॉपिक इसमें इतने ही थे, तो ये मैंने कंप्लीट करवा दिए। एक एग्ज़ाम्पल मैंने करवाया था, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, ठीक है। तो अब इससे आगे एक टाइप के क्वेश्चन और थे, इसके अंदर मैं बताना भूल गया। जब आप एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आर और थीटा की फॉर्म में है, ठीक है, ये मैं दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आर इज टू द पावर n इक्वल टू ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा, ठीक है। ये उसी से ही होगा, पोलर फॉर्म से, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की। हाँ, लेकिन अगर ऑर्बिट फाइंड करने को कह दे, ठीक है, ऑर्बिट के लिए 6th क्वेश्चन है जो मैंने आज टॉपिक करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इससे होगा, ठीक है। तो इसमें पैडल फॉर्म का यूज़ करोगे। अगर पी और आर की फॉर्म में, जैसे 5th क्वेश्चन है, पी और आर की फॉर्म में क्वेश्चन है लेकिन लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है, तो इसमें भी पैडल फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आर और थीटा की फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन इस टाइप से एक बार करके देखना, बाकी 1-2 एग्जांपल रह गए हैं वो मैं खुद करवाऊँगा, और जो कोई दिक्कत हो मुझे बताएं, फिर प्रॉब्लम्स को, टोटल प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।